الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه مغفرة وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत बहुत खुशामदीद बहरान रहमत में। हर तरफ ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने रहमतों की बारिश हमारे लिए की हुई है और ख़ुसूसन आज की तिलावत का अगर हम तर्जुमा देखते हैं तो इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पर बात की जा रही है, ये है जी सूरह बकरा की आयत नंबर 267 से लेकर 269 तक, और इसमें इंसान का अपने माल और अपने ख़र्च से जो रिश्ता है अल्लाह तबारक व तआला उसमें हमारी रहनुमाई और हमारी हिदायत कर रहा है। असल में अगर देखें तो आजकल की जो दुनिया है और जिस तरह की हमारी रविश है जिसमें हम एक भगदड़ में नफ्सा नफ्सी का शिकार हैं, सबसे बड़ा मसला लोगों के लिए यही है कि अपने माल को किस तरह जमा करें, किस तरह ख़र्च करें, किस तरह ख़र्चों को पूरा करें। तो अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में बड़ा क्लियर ये मैसेज देते हैं कि बुख़ल से आपने बचना है। कई दफ़ा अपने माल को जमा करने के लिए या किसी ऐसे दिन क्या जिसका हमें अंदेशा हो कि हो सकता है कल हमारे पास ये इस्तात ना हो, कल हमारी सेहत ना हो, कल हमारा रोज़गार ना हो, हम जब माल को जमा करना शुरू करते हैं तो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और अपने जो असल काम भी हैं यानी लोगों की भलाई के लिए किसी कार्य खैर में उसको खर्च करना, वहाँ पे भी हमारे जो पर्स स्ट्रिंग्स हैं वो ज़रा टाइटन अप हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा क्लियरली इन आयात में हमें ये हुक्म देते हैं कि अपने माल में से खर्च करो। एक चीज़ होता है जी माल को कमाना और
एक दूसरी चीज़ होती है उसमें बरकत का होना। कुछ लोगों को आप देखें कि उनके पास बहुत कम, यानी इतने वसाइल शायद ना हो, वो लाखों करोड़ों में नहीं कमा रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी नीयतों की वजह से और उनके अमलों की वजह से उनका जो रोज़गार है, जो उनका तरीक़ेकार है ज़िंदगी को गुजारने का, उसमें बरकत डाली होती है। एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन एक अमीर आदमी की ये है कि जिस वक्त उसको जितने पैसों की या वसाइल की ज़रूरत पड़े, आप उसको यानी वो मुहैया हो जाएं, अल्लाह ताला दस्ते गैब से उसकी मदद कर दे। अगर आप ये देखें, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में सेल्फिश वर्ड, क्योंकि आई एम अ बिज़नेस कंसल्टेंट, और जितना भी हम कॉर्पोरेट्स में, बल्कि जब शुरू में बिज़नेस की डिग्री लेके निकलते हैं तो बार बार हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि जी नेटवर्क करो, नेटवर्किंग करने से बड़ा अच्छा हो जाएगा और आपके लिए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। आज भी मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स कभी किसी कॉन्फ्रेंस में, कभी सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये लगता है कि नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेल्फिश, और इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक उनसर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस का नज़र आता है। यानी हम किसी से इस रवैये से मिल रहे हैं या इस नीयत से मिल रहे हैं कि उससे हमें कोई फ़ायदा होगा। आप यकीन कीजिए, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाने से, किसी से हेलो हाय करने से, किसी को रेगुलरली ईद या रमज़ान के मैसेजेस पहुँचाने से आपकी नेटवर्किंग नहीं होती। अल्लाह ताला आपके लिए वसाइल तब पैदा करेगा जब आपकी नीयत सही होगी, और लोगों से इस नीयत से मिलना छोड़ दीजिए कि उनसे आप कोई फ़ायदा उठाएंगे, तो यकीनन आपके लिए दरवाजे खुद ही खुलते चले जाएंगे। आज के भी प्रोग्राम में हमारे पास एक ज़बरदस्त लाइनअप है, और ख़ुसूसन आज का जो हमारा बिग डिस्कशन है उसका मुझे बहुत इंतज़ार है। हम बात करना चाहेंगे, छोटे बच्चों की तरबियत का हम बहुत हवाला देते हैं। ख़ास तौर पर हम ये बार बार कहते हैं कि जी बच्चों को इस्लाम से, दीन से उनकी रुग़बत हो, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि हमारे दीन में उनके लिए क्या अहकामात हैं, उनकी तरबियत उसी हवाले से हो ताकि वो शरीयत की पाबंदी कर सकें। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि साल के 11 महीने हम और हमारी सोसाइटी, हमारा घराना उनको किन किस्म के मैसेजेस देते हैं, और फिर यकायक जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो उनको एक तरह से हम प्रीचिंग शुरू कर देते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, नमाज की पाबंदी का भी, रोज़े का भी, कुरान की तिलावत का भी। ये जो मिक्स मैसेजेस हैं वो बच्चों में और ख़ुसूसन टीनेजर्स में एक तनाव क्रिएट कर रहे हैं। उनको दीन की समझ आनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ वो क्वेश्चन करने से घबराने लगे हैं। तो वो सवालात जो आप और मैं कहने से घबराते हैं, ख़ुसूसन बच्चे सोचने से घबराते हैं, वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको उठाना भी चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल्स का सिलसिला रहेगा जी। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, इसके अलावा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी भी तरीके से आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, रिपोर्ट्स भी होंगे, हमारे गेस्ट भी होंगे, आपका हमारा साथ दोपहर या शाम 4 बजे, जो भी आप उसको गर्दानते हैं, मुझे तो दोपहर ही लगती है, शाम 4 बजे, लेकिन you know that's what we call an afternoon. So stay with us and keep watching बाराने रहमत। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, मैं हूँ सिद्रा इकबाल, और यकीनन तीसरा रोज़ा कई लोगों को अब महसूस होना शुरू हुआ है, बिकॉज़ पहले दूसरे रोज़े में ज़्यादा एनर्जी आपके पास होती है, आपको इतने ज़्यादा फास्टिंग का इफ़ेक्ट नहीं लग रहा होता। कल बल्कि अम्मी मेरा शो देख के मुझे कही थी, अब तुम्हारी आवाज़ ऐसा लग रहा है थोड़ी थकी थकी सी आ रही, आवाज़ निकल नहीं रही है। तो कोशिश कर रहे हैं जी हम आपके लिए आवाज़ निकालने की, और इसके अलावा आपकी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शायद आप उनको पहचान ना पाएँ, वो वैसे तो आज पाकिस्तान में पहले भी आ चुके हैं, एक मुख्तलिफ हवाले से आप इनको जानते हैं। दोनों बहनें हैं और माशाल्लाह बहुत ही यानी अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही टैलेंटेड बहनें हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बट देयर एथलीट्स। तो आज खुसूसन जानना चाहेंगे कि साल के 11 महीने जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सख्त आपकी मेहनत होती है अपने स्पोर्ट के हवाले से, लेकिन फिर जब रमज़ान का महीना आता है तो क्या इनको कुछ लीवे मिलता है? ये कौन से टाइम पे ट्रेनिंग करते हैं? इनकी डाइट कैसी होती है? और इसके अलावा इनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं महूर शहजाद एंड राबिया शहजाद। दोनों बहनें ज़बरदस्त आज डिफरेंट ही रूप में नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और ट्रेनिंग चल रही है, आज तो खैर तीसरा रोज़ा है। ट्रेनिंग तो बहुत
ट्रेनिंग तो वही जैसे 2 वक्त की ट्रेनिंग होती है। हाँ। तो लोगों को लगता है कि रमजान में चलो तुम शायद लोगों को लगता है आप तो ट्रेनिंग ही नहीं करोगे, तो मैं कहती हूँ नहीं, अभी भी हम 2 वक्त की ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, और राबिया इनका तो काम चलो वेट लिफ्टिंग है, स्ट्रेंथ तो फिर भी आ जाती है। व्हाट अबाउट कार्डियो? आपने तो भागना दौड़ना होता है विद मेरा सबसे बैडमिंटन। ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग रमजान में ही होती है, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग अफ्तारी से पहले ही करती हूँ और 6 o'clock पे क्लब बंद हो जाता है, तो मुझे 4:30 जाना पड़ता है। 4:30 to 6 में अपनी ट्रेनिंग करती हूँ क्लब में, और उसके बाद 6 to 6:45 तक मैं फिजिकल आकर करती हूँ घर में। सही इम्तिहान है भाई, लेकिन ये डेडिकेशन ही आपको फिर दुनिया में आपके लिए रास्ते खोलती है। फिर आप अपने लिए जो मेहनत करते हैं उसका सिला हमें भी मिलता है, बिकॉज आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर आयशा अब्बास भी, शी इज़ अ जनरल फिजिशियन एज वेल एज न्यूट्रिशन के हवाले से हम अक्सर इनसे रहनुमाई लेते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, एंड वेलकम टू द शो। रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। अच्छा जी, ये तो इन्होंने तो हमें मिसाल कर दी। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी प्रोफेशनल एथलीट्स क्योंकि थ्रू आउट एक्टिव होते हैं तो उनके लिए तो ट्रांजिशन करना आसान होता है, लेकिन हम लोग जो शायद ये एम बना के चलें कि इस रमज़ान में हमने ज़्यादा फिट होना है, क्या हमें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, जो 11 महीने नहीं करते बाय द वे? नहीं, जो 11 महीने नहीं करते उनको तो करना चाहिए। हाँ। और जो करते हैं उनको भी करना चाहिए, बिकॉज हमारी थोड़ी सी डाइट चेंज हो जाती है ना, हम लोग थोड़े से और रेगुलराइज हो जाते हैं, एक टाइम हमारा सेट हो जाता है, हम 7 बजे ज़रूर टाइम से खाने लग जाते हैं, और वैसे हम डिनर कभी भी कर रहे हो, कभी 8 बजे कर रहे हो या 9 बजे कर रहे हो, अब तो हमारा एक फ़िक्स टाइम सेट हो जाता है कि 7:06 पे हमें खजूर लेनी है, हमारी एक डाइनिंग टेबल प्रॉपरली सेट होती है, पूरी फैमिली जमा होती है, और हमारा एक सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है, और हमारा हम ज़रूरत से ज़्यादा भी बल्कि खा रहे होते हैं। क्योंकि अच्छा, हम व्हाट इज साइंस टेल अस? डॉक्टर आयशा आपसे पूछना चाहती थी, जो मैंने शुरुआत में बात की कि जोश व खरोश में रोज़े हम रख रहे हैं, लेकिन पहला हफ्ता बॉडी एडजस्ट ही कर रही होती है। आज जैसे तीसरा रोज़ा है, तो आप क्या समझती हैं कि ज़्यादातर लोग ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे या आज थोड़ा डल फील कर रहे होंगे? नहीं, जैसे मैं अगर अपने आप को भी लेके चलूँ, आज तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है, तो अभी तक मैं एनर्जेटिक हूँ। ये होगा 10वें 12वें रोज़े के बाद थोड़ा सा आप टुवर्ड्स द डाउन साइड जाएंगे, और थोड़ा सा आप वीकनेस की तरफ, हाँ, पहले अशरे के बाद। हाँ। तो उसमें ये कि मैं ये सजेस्ट करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी यही करती हूँ, और मैं अपने लिए भी यही करती हूँ कि विटामिन्स को आप ना मिस करें। डे 1 से आप विटामिन्स जो है सहरी जब आप ख़त्म करते हैं, तो साथ ही आप विटामिन्स अपने लेने शुरू करते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएं, क्योंकि कैफीन का विड्रॉल होता है ना, हम जो कैफिनेटेड चीज़ें, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ले रहे होते हैं, या चाय कॉफ़ी, वो भी आपका विड्रॉल हो रहा होता है। और प्लस ये कि आपका जब डाउन हो रहे होते हैं आप, तो आपको आप जब वीक फील कर रहे होते हैं, तो विटामिन स्ट्रेंथ आपको ज़रूरत होती है। कैफीन के आर्टिफिशियल किक की आदत हो जाती है। हाँ। कहते हैं ना, सिर्फ उठना नहीं जागना ज़रूरी है, तो इतनी कॉफ़ी चाय जो अपने सिस्टम में उतारी हुई है, जब वो नहीं मिल रही होती तो फिर बॉडी भी रिएक्ट करती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, आज सुबह भी इसी पे बात हो रही थी कि विटामिन ज़रूर लें, लेकिन कोशिश करें कि विटामिन इफ्तार के वक्त लें, क्योंकि सहरी में लेने के बाद हो सकता है यूल फील अ लिटिल, उसकी एक अपनी फीलिंग हो रही होती है थोड़ी देर के बाद। यू माइट उसको डिवाइड करें, सारी ना करें। अच्छा, हाँ, क्योंकि विटामिन भी 2 या 3 लेनी होती हैं। Okay. तो डिवाइडेड डोजेज में लें, आधी आप सहरी के बाद लें, आधी इफ्तार के बाद लें। जो लोग तरावी करते हैं वो ज़रूर करें तरावी, लेकिन जो नहीं करते वो फिर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, और 20 to 30 मिनट्स की आपने वॉक ज़रूर करनी है, और थोड़े से वेट्स घर के अंदर मैट बिछा के, इतने खूबसूरत मैट्स होते हैं, 10 to 15 मिनट्स अगर आपने उसी तरह जानेमाज को तय करके रख दिया और एक मैट बिछा के आपने हल्के से वेट्स कर लिए, यकीन करें कि आपका इतना बेहतरीन रमज़ान गुजरेगा कि आप डाउन नहीं होंगे। यानी वो जो फंक्शनल ट्रेनिंग है अगर आप अपनी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कार्डियो जो लोग नहीं करते वो मेरे ख्याल में इस वक्त और ख़ास तौर पर रोज़े के वक्त अटेम्प्ट ना करें। मैंने इस पर भी बात करनी है, इनसे बात करेंगे जी। आजकल बड़े सारे बूट कैंप्स और 42 डेज़ एंड 32 डेज़ चैलेंजेस आए हुए हैं जो कि रमज़ान को खुसूसी तौर पर टारगेट करते हैं। लोग समझते हैं जी वेट लॉस बड़ा अच्छा होगा, क्या ये हमारा एम होना भी चाहिए या नहीं। लेकिन जब वेट की बात करें तो खाना तो जहन में आता ही, और जब खाने की बात करते हैं तो ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जहन में आती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ आयशा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। ज़बरदस्त, आपने ब्लू एंड वाइट, आपको देख के ना ठंडक का एहसास हो रहा है। आज मुझे बताइए क्या बना रही हैं आज? 2 दिन हमने चाट बनाई, एक दिन चना चाट बनाई थी और दिन फ्रूट चाट। तो आज हमने कहा पकोड़ा बनाते हैं, तो आज हम बना रहे हैं ब्रेड तंदूरी चिकन पकोड़ा। अच्छा, आपको पता है जितने लोगों को पकौड़े पसंद हैं, खवातीन को पकौड़े सिर्फ इसलिए पसंद नहीं होते क्योंकि उसमें फ्राइंग, जो डीप फ्राइंग का काम है, एंड रोजा खुलने से पहले वो बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन महीना एक साल में आपको पता है एक ही दफा आता है, और फिर रोज तो खा नहीं जाते, तो इसीलिए
तो 1 महीने बर्दाश्त कर लें। अच्छा, तो ये ब्रेडेड पकौड़े आप हमें फ्राई करके भी बताएंगे, और इसके अलावा दूसरी रेसिपी क्या थी? दूसरी है ड्रीम डेट, उसमें अच्छा। हम खजूर डालेंगे और केला डालेंगे और साथ उसमें हम हनी यूज़ करेंगे और साथ उसमें हाँ जी, हम ये रमज़ान में जो आइसक्रीम। हलाल वाली डेट है इसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये बताएं राबिया, बल्कि आपसे बात करती हूँ। राबिया, ट्रेनिंग जो तुम कहती हो कि मुश्किल होती है, इसमें डाइट का फिर किस तरह ख्याल रखती हो? डू यू ईट एक्स्ट्रा इन योर सहरी, या वही जो नॉर्मल डाइट चल रही है उसी को लेके चलती हो? डाइट तो थोड़ी चेंज होती है, बिकॉज अगर मैं नॉर्मल डेज में ब्रेकफास्ट में सुबह पॉरेज और नट्स लेती थी, तो यहाँ पे अगर हम सहरी को ही ब्रेकफास्ट की जगह ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे होता है कि पराठा और अंडा। हाँ। इसमें आ जाता है अपना देसी घी। तो थैंक्स गॉड कि मेरी मामा जो कुकिंग करती हैं वो देसी घी में करती हैं, वरना यहाँ पे लोग जो जनरली नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर वो घर में ही बना हुआ देसी घी यूज़ करें, बिकॉज दैट गिव्स यू मोर एनर्जी। हाँ, तो वही देसी घी में पके हुए पराठे, लेकिन ये नहीं कि मैं 2 या 3 पराठे खाऊं, जैसे कि मिसकॉन्सेप्शन होता है वेट लिफ्टर्स के लिए। तो मैं सिर्फ 1 पराठा और 1 अंडा ही क्या भाई, खाता है। हमने तो अभी इतनी ज़बरदस्त सरगोदा से और इधर उधर से रिपोर्ट्स देखी थी, वहाँ पे जो पहलवान है वो वो- 4-5 पराठे भी खा लेते हैं, वो भी तो वेट लिफ्टिंग ही होती है। वो मैं हैवी कैटेगरीज के अंदर खेल होते हैं, मैं एक लाइट कैटेगरी के अंदर कम्पीट कर रही हूँ, हाँ। 55 बॉडी वेट कैटेगरी। और साथ में मैं जो अपनी लस्सी खुद बनाती हूँ, और उसमें मैं लो फैट मिल्क यूज़ करती हूँ, लो फैट योगर्ट यूज़ करती हूँ एंड ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करती हूँ। Okay. तो इस तरह करके मैं अपनी लस्सी खुद बनाती हूँ। तो लस्सी इज़ लाइक उससे आपको प्यास नहीं लगती है, और बिल्कुल। पराठे से आप बहुत ज़्यादा काफ़ी फिल्ड आउट फील रहते हैं। अच्छा, एक throughout जो the day। चीज़ है, आप क्या कहोगी महूर, जैसे ही आपकी सहरी खत्म हो जाती है, लाइट करो, हैवी करो या उसको ऑल्टर करके, फिर उसके बाद यू वर्कआउट या थोड़ी देर के लिए सोना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है? सहरी के बाद तो थोड़ी देर सोना ज़रूरी होता है क्योंकि नींद तो लेनी है, और हमारे लिए, मेरे लिए ज़्यादा सोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी एक सहरी से पहले भी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो वो करके मैं काफ़ी फटीग आउट हो जाती हूँ, फिर सहरी करने के बाद सो जाती हूँ, और फिर शाम में काफ़ी टफ ट्रेनिंग सेशन होता है अफ्तारी से पहले। ओके। तो ट्रेनिंग की वजह से नींद तो जाहिर सी बात है ज़रूरी होती है क्योंकि रिकवर करना होता है बॉडी को। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर लोग कहते हैं कि खाया पिया तो आपके पास एनर्जी तो बहुत है, लेकिन ब्रेन फॉग यानी फिजिकल एनर्जी है लेकिन मेंटल कैपेसिटी थोड़ी सी फॉगी हो जाती है। आप लोग ये फील करते वो हो? आई गेस 10 to 15 मिनट्स का जो कलूला है, जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि आप खाने के बाद एक 10-15 मिनट्स का नैप लो, दैट इज मस्ट। हाँ। उसके ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू करता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन आउट कर लेता है बॉडी की, तो तब आप जाके रेस्ट ले लें 10 to 15 मिनट्स, एंड वो पावर नैप्स होते हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, अक्सर जब बात की जाती है, अभी हमारा क्योंकि लार्जर टॉपिक जिसकी तरफ हम आएंगे बाद में, वो ये है कि यंग पीपल एंड इस्लाम, किस तरह हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 11 महीने की प्रैक्टिस एक तरफ, 1 महीने का स्ट्रेस और प्रेशर उन पर बिल्ड करना कि आप चीज़ों को इस तरह लेके चलें, वो अलग होता है। मुझे ये बताइए कि लोग अक्सर जैसे कहते हैं कि दिस इज़ अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो रमज़ान में हमारी एक्टिविटी, हमारी भागदौड़ डबल हो जाती है। तो वो जो गौर व फिक्र करने का वक्त है कि जी आपने अगर कुरान पाक भी पढ़ा तो थोड़ा उसको तफसीर से पढ़ लें, कुछ अब्जॉर्ब होने दें। हम तो इन्हीं चक्रों में लगे रह जाते हैं, अभी सहरी बनानी है, अभी इफ्तार बनानी है, अभी यहाँ पहुँचना है, फिर उसके बाद ईद की तैयारी करनी है। सो डू यू रियली थिंक कि आज हमारे मुल्क में हमें रमज़ान में गौर व फिक्र करने का, रिफ्लेक्ट करने का वक्त मिलता है? हमें बिल्कुल मिलता है, लेकिन इन चीज़ों का एक वर्ड है जो ये तमाम तर चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है, और वो चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। राइट। अगर टाइम मैनेजमेंट हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये एक चीज़ होती है अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। Right. मैं अगर एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं साथ में एक डॉक्टर भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं बीवी भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, मैं बहुत सारे रिश्ते निभा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर ये चीज़ यानी कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना या टाइम मैनेजमेंट मौजूद नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जहाँ तक रोज़े रखने का सवाल है, मैं आपको एक बात बहुत यकीन करके समझाऊँ, आज अगर इस उम्र के हिस्से में मैंने सोचा कि मैं अब रोज़े रखना शुरू करूं तो आई थिंक ये इम्पॉसिबल बात है। रोज़ा रखना शुरू करता है इंसान बचपन से। जब माँ अपने बच्चे को 7 साल की उम्र से, जब से रोज़ा फ़र्ज़ होता है, आप उस वक्त से बच्चे को ट्रेन करते हैं। मैंने अपने बच्चों को बचपन से आदत डाली है, आहिस्ता आहिस्ता करके 6 घंटे 8 घंटे, और फिर उस उम्र के हिस्से से आप बच्चों को आदत डालते हैं रोज़ा रखना शुरू करना। रोज़ा उधेड़ उम्र में या बुढ़ापे में नहीं आप शुरू कर सकते रोज़ा रखना। अच्छा, ये तो शुरू से स्टेप बाय स्टेप जब बच्चा
कदम ब कदम चलना शुरू करता है रोजा उस वक्त से लेकिन शुरू मुझे किया तो जाता है। उल्टा नजर आता है आजकल डॉक्टर आयशा के जो लोग बचपन में अम्मी अब्बू के खौफ से, दादा दादी के खौफ से रोजा रखते भी थे, वो जैसे ही बड़े हुए, जवान हुए, उन्होंने कहा भाई अब हो गए हमारे जितने हमने रोजे रखने मेरे थे। ख्याल में ईमान तो और मजबूत होता है। आप यकीन करें मेरे बच्चों का फाइनल एग्जाम्स चल रहा है। आप सब पेरेंट्स कितने आजकल परेशान है, फाइनल एग्जाम्स में रोजे आ गए, एवरीबडी इज सो अपसेट। और मैं उनको इतना मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ना उठाऊं और उनके ये 1-2 पेपर्स जो भी रह गए वो फिनिश हो जाए और देन दिल स्टार्ट विद रमजान। और लड़ाई हो रही होती है घर में कि मामा अगर आपने मुझे ना उठाया ना बहुत शदीद लड़ाई हो जाएगी, हमें रोजा रखना है बिकॉज वो रख रहे हैं। अगर यही चीज मैं महूर और राबे आपसे पूछूं, आप लोग तो माशाल्लाह एथलीट्स भी थे, टफ ट्रेनिंग, पेरेंट्स थोड़ा लीवे दे देते थे कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं बाद में रोजे रख लेना, या किस एज से रोजे रखने शुरू? नहीं, हमारा भी यही था कि हम लोग भी कहते थे हमने रोजा रखना है सिंस द एज ऑफ 7 and 8। अच्छा। 7 and 8 से हम पूरे रोजे रख रहे हैं। एक मरतबा ये था कि हमारा रनिंग कंपटीशन था रोज़ों में, तो पापा यही कह रहे थे कि रोज़ा मत रखो, रेसेस अल्लाह ने तो खुद आसानी की कि जब सफ़र हो या बीमार हो तो रोज़े नहीं रखो, तुम लोगों का तो कंपटीशन है तो नहीं रखो। लेकिन फिर भी हम लोगों ने रोज़ा रख के ही उस रेसेस में पार्टिसिपेट किया और विन भी किया था। माहौल और इसका बैडमिंटन टूर्नामेंट भी तुम्हारा आया था एक बार लाहौर में, तब भी रमज़ान था तो उसने रोज़े रख के ही मैचेस खेले थे। कभी ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो जहाँ पे जो तुम्हारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ तो उनके पास एक एज है, यू नो, आई डोंट नो इफ दैट इज एन एज और नॉट, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि रमजान में कोई टूर्नामेंट आया? अभी तक तो हुआ नहीं है। हम जो प्लान करते हैं हम रमजान से फिर आगे पीछे ही प्लान करते हैं, रमजान में कोई प्लान नहीं करते। एंड यू हैव बीन लकी कि आपको आपकी टाइमिंग से मैच कर गई हैं अभी तक चीजें। लेकिन ये कि जैसे ईद पे टूर्नामेंट्स आ जाते हैं, अभी जैसे मेरा एक टूर्नामेंट है अज़रबैजान में, तो वो ईद के दिनों में है, तो मुझे अब ये ईद छोड़ के टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो अज़रबैजान का शीर खुरमा खाना है, डिफरेंट भी होना चाहिए। लेकिन आप लोग हाथ बटाते हो सहरी में या इफ्तार बनाने में? कोई इंटरेस्ट है कुकिंग में? इंटरेस्ट इतनी कुकिंग अगर जरूरत पड़े तो हम लोग मदद कर देते हैं, जैसे एंड वक्त यानी भूखे नहीं मरेंगे, वो जो सर्वाइवल चैलेंज होता है ना आइलैंड वालों को, हम कर सकते हैं। जैसे इफ्तारी का बिल्कुल टाइम होने लगा होता है और कुछ प्रिपेयर्ड ना हो, जैसे कल की बात है, कल फ्रूट चाट प्रिपेयर नहीं थी तो मैं वो आके ट्रेनिंग से आके जिम से आके हम लोग फ्रूट चाट ही नहीं बनी हुई, इसको तो बनाओ सबसे पहले, बिकॉज फ्रूट चाट सबसे इम्पोर्टेंट हमारी इफ्तारी के अंदर। तो मैंने उस फ्रूट चाट को बनाने में मदद की थी। अच्छा था कि उल्टी चीजें सीधी चीजें डाल दी थी, जैसे चाट मसाला बहुत ज्यादा डाल दिया तो किसी खाने के लायक ही नहीं रही। कोई बात नहीं, वो कहना कि ये एग्जॉटिक चाट है, ये मेरी अपनी इन्वेंशन है। हम तो जैसे कभी कभार इस एज में कभी कुछ पकाते थे तो अगर सही नहीं बनता था और कोई क्रिटिक करता तो कहते रखा है, दिस इज सपोज्ड टू बी द वे इट इज। आपने अभी तक आपके टेस्ट बड इतने इवॉल्व नहीं हुए, लेकिन जनाब ये बहाना भी एक ही दफ़ा चलता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपर्ट शेफ़ का होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि शेफ़ आयशा हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि कहाँ तक मरहला पहुँचा है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आना शुरू हो जाती हैं जो सबके रोज़े को थोड़ा हिला जुला देती हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है? ये चिकन में तंदूरी मसाला लगाया था, लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया और लेमन डाल के इसे हमने ना गलाने के लिए मुझे एक बात बताएं, तंदूरी मसाले में डिफरेंट क्या होता है? मुझे लगता है बस लाल ज्यादा होता है ये। नहीं, उसमें थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, गरम मसाला होता है, काफ़ी मिक्स गरम मसाला जैसे होता है ना वो मिला होता है, लाल मिर्चें होती हैं, कुटी काली मिर्च होती हैं, काफ़ी स्पाइसेस मिलके फिर तो इसमें तुमने मैरिनेट करके चिकन को रखा हुआ था और अब इसको ड्राई कर रहे हैं, सौते कर रहे हैं जब तक कि फुली कुक ना हो जाए। इसमें मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा पानी तो तुमने नहीं डाला? थोड़ा सा डाला है हाँ, जल्दी इसे गलाने के लिए। साथ यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज लिए थे, उसमें सिर्फ हमने हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, कुटी काली मिर्च और नमक ऐड किया। आयशा ने हल्के बिल्कुल नहीं आना है, इन्होंने आलू भी है और इसमें ब्रेड भी है और चिकन भी है और चीज भी है, माशाल्लाह। यानी ये कंप्लीट मील है। जो ये घर पे अटेम्प्ट करे उसके बाद बिल्कुल तवक्को ना करे कि डिनर भी बनेगा, है ना? बस ये काफी हो जाएगा आज के लिए। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आपको बताएंगे, रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स उस पर लिखे हुए होंगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसीजर तरकीब की भी होगी और हमारे मेहमानों से भी पूछेंगे कि उनके फेवरेट काइंड के पकौड़े क्या हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छी लगी खुसरवी, अच्छी लगी ना सरवरी, अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम
फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मुझको कुए मुस्तफा की, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। की नमाज असर हैदर ने क़ज़ा तेरे लिए, की नमाज असर हैदर ने क़ज़ा तेरे लिए। रब ताला को अली की, रब ताला को अली की बंदगी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी। आशिकाने मुस्तफा को, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। जज़ाकल्लाह, सुबहान अल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर भाई, गौहर राना नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आपको भी। वालेकुम अस्सलाम, आपको देखें भी बहुत बहुत कितना मुबारक। जल्दी वक्त गुजरता है। थोड़े दिन पहले हम इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम कर रहे थे आपके साथ, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के तीसरे रोज़े पे मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह गुजर रहा है रमज़ान इस वक्त? बिल्कुल अच्छा गुजर रहा है और ज़्यादातर यूज़ टू हो गए हैं आप, जिस तरह थोड़ा थोड़ा मुश्किल लोगों को लगता है शुरुआत में। पहला जो रमज़ान होता है उसमें, पहला रोज़ा जो होता है उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आगे आगे जो नशरियात बढ़ती रहती हैं उसके साथ साथ जो है मसरूफियत भी तो बढ़ी हुई होगी। तो एनर्जी लेवल्स के लिए क्या करते हैं आप? हमें, हमारे लोगों को ज़रा टिप देना, हम सबसे टिप्स मांग रहे हैं। इसके लिए तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मेरी वालदा भी कहती हैं थोड़ा दूध पी लिया करो, कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। बस थोड़ी सी इफ्तारी होती है। इफ्तारी में मैं ज़्यादा शौक से, वो पकोड़ों की बात हो रही थी तो पकोड़े और रिंग पापड़ होते हैं, वो जो
ऑयल में गर्म किए जाते हैं, उसके बाद वो मैं चटनी के साथ, इमली की चटनी होती है उसके साथ मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में अम्मी डांटती होती थी, अम्मी कहती थी तुम लोगों पे फ़र्ज़ रोज़े किए गए, पकौड़े फ़र्ज़ नहीं किए गए, जितनी मोहब्बत और चाव से हम पकौड़े खा रहे होते हैं। लेकिन जनाब ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बरकतें हैं, रहमतें हैं रमज़ान की, क्योंकि एटलीस्ट आप ये देखें कि बहुत सारे घरानों में अगर लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि साथ बैठकर दोपहर का खाना, रात का खाना खाने का मौका नहीं मिलता, सब अपने अपने टाइम पे अगर नाश्ता करके जा रहे हैं, तो एटलीस्ट रमज़ान की बरकत से हम ये देखते हैं कि वो घराने सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त साथ बैठने लग जाते हैं। आयशा क्या कहेंगी, ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बच्चों की ट्रेनिंग, आपने खुद कहा, तो बच्चे कितने एक्साइटेड, मुझे लगता है कि रमज़ान और ईद और तमाम त्योहारों की जो खुशी होती है, जो वो एक इनोसेंट, बिल्कुल एक आपका कहते हैं ना कि रॉ किस्म का इमोशन होता है, वो बच्चों में ही होता है। हम हमारे लिए तो काफ़ी चीज़ें हम जेडेड हो जाते हैं, हमें रूटीन लगने लगती हैं, लेकिन बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, छोटे से लेके बड़े तक, और डेली उनका ये होता है कि आज इफ्तार में क्या डिश होगी, हर कोई अपनी डिश बता रहा होता है। सुबह से उनकी एक नई एक्टिविटी होती है, फिर वीकेंड के प्लान्स हो रहे होते हैं कि क्या होगा, ईद की एक्साइटमेंट होगी। और ये आप देखिए कि हमारे मुल्क में ये ब्लेसिंग है कि जहाँ पे ये सारी अजान की आवाज़ हमें आ रही होती है, सायरन बज रहे होते हैं, ये हमारे यहाँ एक खूबसूरती है, हमारे त्यौहार, हम इनको एंजॉय कर सकते हैं। खजूर मिल रही है, बट रही है, हम अफ्तारियाँ फिर शाम के वक्त ट्रे लगा के, मैंने मतलब एक सिस्टम बनाया हुआ है शुरू से कि हर घर में शाम में एक छोटी सी ट्रे बना के जो है बच्चों के साथ भिजवा दी। ये उनके अंदर एक नई एक्टिविटी है। ये हम सब ने किया बचपन में, हम सब ने वो छोटी सी ट्रे जिसपे एक अच्छा सा रुमाल बिछा हुआ होता है, और अम्मी कहती है बेटा जरा मोहल्ले के हर घर में, और उस वक्त एक भागम दौड़ होती है, लेकिन वो बच्चों का जो फख्र होता है ना, वो दीद नहीं होता है, वो इतने प्राइड के साथ जाते हैं ये ट्रे लेके, जैसे तमाम चीज़ें हमने खुद बनाई हैं। महूर और राबिया से भी पूछेंगे, आप लोगों ने भी इस तरह इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन की होगी बचपन में कभी ना कभी? आई गेस जब हमने की थी तो हम बहुत ही छोटे थे, तो वो याद बिल्कुल भी नहीं है। काबू उसी वक्त आते होगे ना अम्मी के, अभी बातें सुनते होगे। महूर, आप कुछ बनाती हो इफ्तार में कभी, कुछ स्पेशल जिसकी आपसे फरमाइश होती है? ऐसा तो कोई फरमाइश नहीं होती, ये अपना दूध बनाती है बस कोला डाल के दूध बना लिया, सब अलग अलग इफ्तार बना रहे हैं। फ्रूट चाट बनाने में भी मदद करती हूँ, और फिर अगर कुछ और पकोड़े बनाने में मदद करती हूँ। हम बस सिर्फ फ्रूट चाट तक ही हैं, हम लोग ज्यादा। अच्छा, मुझे दोनों में से बताओ, रमजान में अक्सर घरों में ये भी होता है कि यंगस्टर्स को ऑफ कोर्स सोने का दिल चाह रहा होता है कि दे वांट टू स्लीप फॉर लॉन्गर। सोने पे किस किस को डांट पड़ती है कि रोजा रख लिया तो एहसान किया है, अब सोते रहोगे पूरा दिन, कभी डांट पड़ी है वाली? नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग रात में, जैसे मेरी 11 o'clock शुरू होती है और 2 o'clock तक जारी होती है। उसके बाद फिर फ्रेश अप होए, तरावी भी पढ़नी होती है, कुरान भी पूरा इस महीने में इंशाल्लाह ख़त्म करना है, तो वो भी फिर मैं तलावत करती हूँ कुरान की। और उसके बाद फिर सहरी का वक्त हो जाता है, फिर सहरी के बाद ही हम जाके सही सोते हैं। अच्छा, वैसे ये नींद होती बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर लोग कहते हैं कि इट इज़ नॉट द फास्टिंग बट इट इज़ एक्चुअली द फैक्ट कि आपको अपनी नींद तोड़ के सहरी करनी है। लोग फजर की नमाज की भी पाबंदी कर रहे होते हैं। ज़िंदगी की वो जो रूटीन है, मेरे ख्याल में उसमें जो हलचल आती है वो आपकी नींद भी पूरी ना होने से आता है। अच्छा, नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो मेरे ख्याल में कई प्रोग्राम्स हो चुके हैं। आपको पता है नींद पूरी ना हो तो आपका वज़न भी बढ़ सकता है, आपके बहुत सारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन आज की साइंस कई ऐसी चीज़ों को प्रूव करती है जो हमें 1400 साल पहले हदीस नबवी के तरीके से या सीरत नबवी के थ्रू हमें पता चला। आपको बताते चलें कि एक सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा अमल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया और कहा कि ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है औंधे सोना। और आज साइंस उसके बेनिफिट्स हमें एक्सप्लेन करती है और कहती है कि वाकई इसके आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडीली फंक्शंस पे, आपकी हेल्थ पे मुज़र असरात पड़ सकते हैं। हमने इसी हवाले से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। हमारा ये सेगमेंट है जी साइंस और इस्लाम के नाम से, जिसमें कई ऐसी चीज़ें जिसकी हिदायत हमें कुरान हकीम से, हदीस नबवी से मिलती है। आज की साइंस 1400 साल के बाद उसको प्रूव करती है। तो आइए सेगमेंट देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हर शख्स के सोने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। कुछ लोग सिमट कर सोते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल सीधे या आड़ी करवट से, जबकि बाज़ लोग पेट के बल या औंधे मुंह करके सोने के आदी होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पेट के बल सोना अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा अमल है। हदीस मुबारका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जमीन पर पेट के बल सोता पाया तो उसे उठाकर कहा कि इस तरह सोना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। जबकि अब 1400 साल बाद साइंस ने भी इस चीज को तस्लीम किया और
औंधा सोना इंतहाई खतरनाक करार दिया है, क्योंकि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा आसाबी निजाम गैर मुतवाजन हो जाता है और हमारी गर्दन और कमर में संगीन मसले पैदा होने लगते हैं। और जो लोग ज्यादातर पेट के बल सोते हैं उन्हें आगे चलकर नींद न आने की बीमारी भी लग जाती है। जी जनाब, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करना ज़रूरी है, लेकिन आपका जब सोने का अंदाज ही गलत होगा तो जो बेनिफिट्स ऑफ स्लीप हैं वो आपको नहीं मिल सकते। इसके अलावा जी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जो हम सब की आजकल एक बीमारी बन चुकी है, मोबाइल फ़ोन्स। अगर मोबाइल फ़ोन को आप आखिरी वक्त तक देखते रहेंगे, सोने के लास्ट मिनट तक, यानी जब तक खुद ही आंखें बंद ना हो जाएं, मोबाइल की स्क्रीन अगर आपके सामने है, ये भी आपके जहन के लिए एक तो रेडिएशन उसकी आ रही है, दूसरा वो जहन को जगा देती है। तो आपके लिए डीप स्लीप में जाना, जो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है, जो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो डॉक्टर आयशा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि नींद कोई खाता है, यानी अगर हम पूरा हफ्ता जल्दी उठते रहे, लेट सोते रहे और हमने अपनी नींद पूरी नहीं की तो हम वीकेंड पूरा सो के गुजारेंगे। ये कितनी गलत बात है, ये इसका सेहत पे क्या असर पड़ता है? नहीं, नींद इस तरह से नहीं है कि आपने उसको अकाउंट आपका बुक है और आप पूरा हफ्ता जागेंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप, जब आपके मील्स फिक्स्ड हैं कि आपने सुबह का नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है और रात का खाना खाना, आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि आपने पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं खाया और एक दिन आप डट के खाएंगे, तो वो आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। तो नींद का भी यही सिस्टम है कि आपने फिक्स्ड आपके टाइमिंग्स हैं कि आपने 7 से 8 घंटे दिन में एक दफ़ा सोना है। अच्छा जी, अभी बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आके डॉक्टर आयशा से पूछेंगे कि वो ख़वातीन जो कहती हैं कि भाई मर्द हज़रात को तो फिर भी मौका मिल जाता है, कल के टॉपिक की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन, कि अगर वो थके हुए हैं, ऑफिस से वापस आएँ तो अपनी नींद पूरी कर लें। ख़वातीन जो ये समझ रही हैं कि रमज़ान मुबारक की रूटीन की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही, उनको क्या टिप्स हम देना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।